जय हिंद दोस्तों। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने और लेकर आया हूं बेस्ट 200 एमसीक्यू का यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए पार्ट नंबर 8। तो जो इस सीरीज को पहली बार देख रहे हो, यानी आप पार्ट 8 को ही पहली बार देख रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो पुराने वीडियोस हैं, जो पुराने मेरे इसी सेट पे जो वीडियोस बने हुए हैं, यानी कि पार्ट 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, उनको जा करके आप जरूर से देख लेना, क्योंकि ये हमारा एक इनिशियल है, ये हमने एक स्टार्टिंग की हुई है जिसमें हम आपको टोटल 200 क्वेश्चंस करवाएंगे। हमारी पूरी सीरीज में आपको टोटल 200 क्वेश्चंस मिलेंगे और यही 200 क्वेश्चंस में से आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्जाम होगा वो सारे क्वेश्चन आपके कवर करेंगे, जो कि 2021 में होने वाला था। ठीक है, अभी सूचना यही आ रही है कि वो अब जैन में खींचेगा, यानी लगभग 15 जैन के बाद। ठीक है ना। बाकी जो नोटिफिकेशन होगा, जो भी न्यूज होगी, वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी न्यूज होती है वो सबसे पहले हमारा चैनल आपको दिखाता है। तो फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं मिशन विद आकाश में। मैं शिवांश सर आपको कंप्यूटर की क्लासेस देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलो अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो हमसे देखो सबसे पहले ही आज हमसे क्या पूछ लिया, फुल फॉर्म। ठीक है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं कि यार फुल फॉर्म 101% आते हैं। ठीक है ना। तो फुल फॉर्म अभी सबसे पहले अपने को किससे पूछा हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIM, यानी कि PIM का फुल फॉर्म क्या है। अपना पहला ऑप्शन क्या है, ए पर्सनल इंसेंटिव मार्केटिंग, बी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, सी पर्सनल इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, या फिर डी पर्सनल इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। ठीक है ना। देखो सी और डी ऑप्शन सेम है, ध्यान से देख लेना, सी और डी ऑप्शन सेम है, कंफ्यूज मत होना दोनों पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि अपने को फुल फॉर्म बताना है PIM, यानी कि PIM का अपने को फुल फॉर्म पूरा पूरा बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बी, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, इसको याद कर लो, नोट करके भी रख लेना कॉपी में। मेरी वीडियो देखा करो तो एक कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, हर वीडियो में मैं बोलता हूं, ताकि जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आप उसको तुरंत अच्छे से नोट कर सको। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वो बोल रहा है कि व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड फॉर टेक्निकल डेप्थ, यानी कि तकनीकी विभाग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। ठीक है ना, तकनीकी विभाग के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए डिजाइन डेप्थ, बी कोड डेप्थ, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यानी कि ऐसा कौन सा डेप्थ है जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा टर्म है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डिजाइन डिपार्टमेंट भी और कोड डिपार्टमेंट भी। ठीक है, इन दोनों को हम लोग किस चीज में बोल सकते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट के टर्म पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर अ सॉफ्टवेयर दैट इज बिल्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, यानी कि किसी मौजूदा प्रोग्राम से निर्मित सॉफ्टवेयर के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किससे बना हुआ है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, यानी कि मौजूदा प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, उसी प्रोग्राम से हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए ग्रीन फील्ड, बी ब्राउन फील्ड, सी प्री एग्जिस्टिंग, या फिर डी नन ऑफ द अबव। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, बी ब्राउन फील्ड। ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, ब्राउन फील्ड बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाज डिजाइन्ड फॉर द यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो अगर कॉपी लेके बैठे हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाज डिजाइन्ड फॉर द यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा स्वास्थ्य सेवा उद्योग में उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई थी। स्वास्थ्य सेवा उद्योग में उपयोग करने के लिए डिजाइन की गई थी, यानी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज करने के लिए इसको बनाया गया था। ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए मम्स, बी फॉरटैन, सी बेसिक, या फिर डी कोबॉल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि मम्स। मम्स एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि उसे हम यूज कर सके हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी हाल में क्या चल ही रहा है, कोविड, ओमिक्रॉन, ये सब चल ही रहे हैं, तो इसलिए हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी आपको सामने करंट अफेयर वगैरह दिखते हैं तो आप उनको भी प्रिपेयर करते हुए चलिए, और जो क्वेश्चंस वगैरह दिख रहे हैं उनको भी अच्छे से करते हुए चलिए। इसी पर्पस से, इसी चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने मैं लाया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग
लैन टेक्नोलॉजी यूजेज अ टोकन बस सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी लैन तकनीकी टोकन बस योजना का उपयोग करती है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है पता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नीचे दी गई ऑप्शंस में से लैन टेक्नोलॉजी है जो कि टोकन बस स्कीम पर काम करती है, यानी कि टोकन बस योजना पर वो काम करती है। ऑप्शन क्या क्या है, ए इंटरफेस, बी नेटवेयर, सी इथरनेट या फिर डी आर्कनेट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्कनेट। देखो सबसे पहले अब तुम लोग क्या करना, ऑप्शन डी का आर्कनेट का फुल फॉर्म मेरे को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना कि फुल फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं, इससे पता चल जाएगा। आर्कनेट का फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर से बताना। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ब्रिंग द आइडिया ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पर्सनल एरिया नेटवर्क का विचार लाने वाला पहला वैज्ञानिक है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हिस्ट्री से रिलेटेड मेरे हर सेक्शन में आपको एक दो क्वेश्चन जरूर से मिलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए जरूर से लाता हूं। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर। ए हार्डली जेस्ले, बी निके जॉब्स, सी थॉमस जिमरमैन या फिर डी नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि ऐसा कौन सा पहला साइंटिस्ट था जिसने आइडिया दिया था किसका, पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क का आइडिया दिया था, सामने उसको रखा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि थॉमस जिमरमैन। थॉमस जिमरमैन ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, किस चीज का आइडिया दिया था, पर्सनल एरिया नेटवर्क का आइडिया इन्होंने ही दिया था। किसने दिया था, थॉमस जिमरमैन ने। कोशिश किया करो मैं जब क्वेश्चन बताऊं तभी तुम लोग को याद हो जाए, तो इसलिए इससे तुम्हारा काफी काम कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच ऑफ दीज नेटवर्क टोपोलॉजीज हैव ऑल द नेटवर्क नोड्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू ईच अदर, यानी कि इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नेटवर्क नोड सीधे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेटवर्क नोड का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे एक ये सिस्टम हुआ, एक ये सिस्टम हुआ, एक ये सिस्टम हुआ, एक ये सिस्टम हुआ। हमसे ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिनमें ये सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, बिना किसी इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली कनेक्ट होने के बजाय डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, और यही वाला इससे भी, ये वाला इससे भी, ये वाला इससे भी, ठीक है। ये सारे के सारे देखो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है ना। अब हमको यही बताना है कि कौन सा किस टोपोलॉजी में ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, ए ट्री, बी स्टार, सी मेश या फिर डी बस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी टोपोलॉजी जिसमें ये सारे ऐसा सा कनेक्शन अपने को देखने को मिलता है, ऐसी टोपोलॉजी को हम लोग बोलते हैं सी, यानी कि मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे के सारे जितने भी नोड्स होते हैं, देखो नोड्स का मतलब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर नोड्स का मतलब वही होता है, हमारे जो सिस्टम होते हैं उन्हीं को नोड्स भी बोला जाता है नेटवर्क पर, ठीक है। तो नोड जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली, एक दूसरे से वो लोग सीधे सीधे जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स वर्क ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी केबल प्रकाश के गुणों पर कार्य करती है, ठीक है। ये तो सभी को पता ही होगा यार, ए फाइबर ऑप्टिक्स या फिर बी कोएक्सियल केबल, सी ट्विस्टेड पेयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप लोग पहले, जब मैं इसका आंसर बताऊं उससे पहले कोशिश करो कि आप लोग सोच लो, पॉज कर लो वीडियो को और सोचो कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सोचो और बताओ। साइंस वालों, आप अगर साइंस की साइड से हो, 12th अगर आपने साइंस साइड से की है तो ये तो आपको आना ही चाहिए, एकदम नेसेसरी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर अब मैं बताता हूं, उम्मीद करता हूं आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है ना। फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल होती है वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पर वर्क कर रही होती है, ठीक है। इन वायर्स में, वायर्स के अंदर ही अंदर, जैसे ये अगर वायर है तो इसमें इंफॉर्मेशन ऐसे 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 रिफ्लेक्ट करते हुए चलती है, ठीक है। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करके चल रही होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऐसे इसमें ट्रांसफर होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड ऑफर्ड अंडर LTE एडवांस्ड एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। सबसे पहले तो देखो LTE क्या होता है, जो आजकल हम लोग फोन्स यूजुअली 4G ही यूज कर रहे हैं, अप्रोक्स सभी लोग, ठीक है।
तो उसमें हम लोग अधिकतर देखते हैं ऊपर जहां पर नेटवर्क बना होता है वहां पर ऐसे कुछ लिखा रहता है वोल्टी करके, या फिर किसी किसी में ऐसे ऊपर नीचे ना करके ऐसे एक साथ ही लिखा रहता है। उसी की बात यहां पर हो रही है कि जो आजकल हम लोग ये यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफर्ड, मतलब कि जो हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं तो उसमें अधिकतम डाउनलोड गति क्या है, मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड क्या है, ठीक है, इसकी ही। तो देखिए आपका काम क्या है कि इसका फुल फॉर्म पता करिए, आप लोग इसका फुल फॉर्म देखिए कि क्या होता है, नेट पर जाकर के आप लोग खुद देखिए, ठीक है। अब मैं फिलहाल यहाँ पे ऑप्शंस पर चलता हूं, आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। ए 100 Mbps, बी 10 Mbps, सी 10 Gbps, या फिर डी 1 Gbps, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर, पहले एमबीपीएस और जीबीपीएस का पहले फुल फॉर्म समझते हैं। एमबीपीएस का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकंड, और जीबीपीएस का मतलब होता है गीगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैक्सिमम स्पीड कितनी देता है वो, डी, यानी कि 1 जीबीपीएस, या फिर 1 जगाबाइट पर सेकंड, या फिर गीगाबाइट पर सेकंड, जो भी आप लोग बोलते हैं वो इसको आप लोग बोल सकते हैं। ओवरऑल मेन मुद्दा ये है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, 1 जीबीपीएस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस दैट अफेक्टेड ARPANET। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे ये बोल रहा है ARPANET को प्रभावित करने वाले पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है, ठीक है। यहां पर हमसे पूछ लिया जो फर्स्ट वायरस था जो कि ARPANET पर लगा था उसका क्या नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं। ए क्रीपर, बी मेहम, सी अटैक, या फिर डी बूम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ARPANET को जो सबसे पहला वायरस था जो अफेक्ट किया था उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रीपर, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि क्रीपर। क्रीपर जो था वो पहला वायरस था और इसी ने क्या किया था, अफेक्ट किया था किसको, ARPANET को। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, फुल फॉर्म्स याद रखा करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इन विच ईयर द कंप्यूटर साइंस नेटवर्क स्टार्ट फंक्शनिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन विच ईयर द कंप्यूटर साइंस नेटवर्क स्टार्टेड फंक्शनिंग, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान नेटवर्क ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया था। हमसे ये बोल रहा है कि जो आजकल हम लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में, जो कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस नेटवर्क जो था उसने कब स्टार्ट किया था अपना फंक्शन करना, कब उसने कार्य करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए 1981, बी 1982, सी 1975, या फिर डी 1971, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसमें स्टार्ट करना शुरू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो ईयर था जिसमें स्टार्ट करना शुरू किया था वो था 1981, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1981। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। इन विच ईयर एसएमटीपी डेवलप्ड। एसएमटीपी का फुल फॉर्म आपका काम है, आप पता करिए, हर चीज मैं बताऊंगा तो फिर आप लोग अपने से दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। एसएमटीपी का विकास किस वर्ष में हुआ, एसएमटीपी का विकास किस वर्ष में हुआ, एसएमटीपी किस ईयर में डेवलप हुआ, ठीक है, ईयर पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ए 1980, बी 1982, सी 1976, या फिर डी 1974, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस ईयर में एसएमटीपी का डेवलपमेंट हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1982। 1982 ऐसा ईयर था जिसमें कि एसएमटीपी डेवलप हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर हमसे क्या कह रहा है, व्हाई डू वी कॉल द नेटवर्किंग हार्डवेयर दैट अलाउज टू फ्लो फ्रॉम वन डिस्क्रीट नेटवर्क टू अनदर। यानी कि हम नेटवर्किंग हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो डाटा को एक असतत नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। यानी कि व्हाट डू वी कॉल द नेटवर्किंग हार्डवेयर दैट अलाउज डाटा टू फ्लो फ्रॉम वन डिस्क्रीट नेटवर्क टू अनदर। यानी कि हम उस हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, उस नेटवर्किंग हार्डवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं जो कि अलाउ करता है किसी डाटा को एक नेटवर्क से निकलकर दूसरे नेटवर्क पर जाने की परमिशन देता है, अलाउ करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए मॉडम, बी स्विच, सी गेटवे, या फिर डी रिपीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होता है जो कि अलाउ करता है हमको, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेटवे, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि गेटवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ दीज इज कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल।
यानी कि इनमें से कौन एक कनेक्शन उन्मुख नेटवर्क प्रोटोकॉल है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ए आईपी, बी टीसीपी, सी यूडीपी या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल? कमेंट करके सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पर जा करके जरूर से इसका फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीसीपी। अब आपका काम है कि ये तीनों आईपी, टीसीपी और यूडीपी, इन तीनों के फुल फॉर्म को नेट पर से सर्च करो और अपनी कॉपी पर नोट डाउन करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड बाय नेटवर्क कंपोनेंट्स टू फाइंड अदर डिवाइसेस इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क घटकों द्वारा उसी प्रसारण डोमेन में अन्य उपकरणों को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है कि जो नीचे दिए गए प्रोटोकॉल्स हैं, तो हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि यूज होता है सेम उसी डिवाइस को ढूंढने के लिए जो कि सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन पर मौजूद है, ठीक है। जैसे अगर एक कोई डिवाइस है वो मौजूद है उसी डोमेन पर, तो हमें कौन सी डिवाइस की मदद से, कौन से प्रोटोकॉल की मदद से हम उसी ब्रॉडकास्ट पर मौजूद दूसरे डोमेन को हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ए एलएडीपी, बी एलपीआर, सी एआरपी या फिर डी एनटीपी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एआरपी, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आपका काम है इसका और बाकी इन तीनों का नहीं, इसका तो मैंने बता ही दिया, बाकी जो तीनों बचे हुए हैं, कहने का मतलब उन तीनों के फुल फॉर्म्स को आप लोग ढूंढेंगे नेट से और उसको फुल फॉर्म कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 17th क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन यानी 16th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर वेबसाइट एनिमेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विशेष रूप से वेबसाइट एनिमेशन के लिए डिजाइन की गई है। हमसे अब ये पूछ लिया है कि वेबसाइट एनिमेशन जो होती है, वेबसाइट पर जो हमें एनिमेशन देखने को मिलता है, जैसे कहीं टैप किया हमने तो उसका सिंबल चेंज हो रहा है या कुछ भी जो डिफरेंस हम लोग को एनिमेशन टाइप पर देखने को जो मिलता है, वो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली उसी पर्पस के लिए, वेबसाइट एनिमेशन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ए एक्शन स्क्रिप्ट, बी सीएसएस का फुल फॉर्म उम्मीद करता हूं आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, कैस्केडिंग स्प्रेडशीट्स, सी एएसपी यानी एक्टिव सर्वर पेजेस या फिर डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि कौन सी लैंग्वेज है जिसको डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट एनिमेशन के लिए? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एएसपी एक्टिव सर्वर पेजेस। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट एनिमेशन के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या बोल रहा है? व्हाई डू वी कॉल अ फाइल इन एमएस PowerPoint which is a pattern of a group of slides that can be used for a presentation, यानी कि हिंदी में एक बार इसको पढ़ लें। MS PowerPoint में एक फाइल को हम क्या कहते हैं जो स्लाइड के समूह का एक पैटर्न है जिसका उपयोग प्रस्तुति के लिए किया जा सकता है। देखो हमसे ये पूछ रहा है कि हम उस फाइल को क्या बोलते हैं जो कि MS PowerPoint पर एक ग्रुप ऑफ स्लाइड्स होती है और उसको हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो पावर पॉइंट होता है एमएस पावर पॉइंट, उस पर अगर हम लोगों ने कोई स्लाइड बनाई हुई है, कोई प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो उस फाइल को हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है ना। मतलब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की जो हम लोग जनरल भाषा यूज करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास ए टेम्पलेट, बी टेक्स्ट स्टाइल्स, सी मास्टर स्लाइड या फिर डी कलर स्कीम, ठीक है ना। टेम्पलेट, टेक्स्ट स्टाइल्स, मास्टर स्लाइड, कलर स्कीम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेम्पलेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टेम्पलेट। टेम्पलेट को हम लोग इसको हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या बोल रहा है? विच ऑफ दीज डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस अलाउज अल्फाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी एमएस एक्सेस में इनमें से कौन सा डेटा प्रकार अक्षर, संख्या और विशेष वर्णों की अनुमति देता है। यानी कि अगर हमें किसी चीज पर कुछ भी अल्फाबेट, नंबर या स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करना है तो एमएस एक्सेस जो होता है वो हमें किससे परमिशन देता है, ठीक है ना, कौन सा है?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ए करेंसी, बी डेट, सी शॉर्ट टेक्स्ट या फिर डी ऑटो नंबर। ठीक है, क्या होता है भैया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शॉर्ट टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IMPS एंड NEFT? देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि IMPS और NEFT में क्या अंतर है? देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मतलब समझने के लिए ही अपने को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत जरूरी है यार पता होना। देखो सबसे पहले IMPS का फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो IMPS जो होता है, IMPS जो हम लोग आजकल फोन पर नहीं पेटीएम वगैरह और ये सब यूज करते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं IMPS। और NEFT क्या होता है? वो जो हम लोग बैंकिंग के जो एप्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऐप होता है, जैसे HDFC का जो ऐप हुआ, एक्सिस बैंक का जो ऐप हुआ, SBI का जो ऐप है SBI योनो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये NEFT कहलाती हैं, और एक कुछ होती है जो IMPS कहलाते हैं। ठीक है, IMPS गूगल पे, पेटीएम, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब ऑप्शन पढ़ते हैं इसके क्या क्या है। हमसे ये पूछा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑप्शन ए IMPS is managed by RBI whereas NEFT is managed by NPCI। देखो हिंदी में इसको पढ़ें, IMPS का प्रबंधन RBI द्वारा किया जाता है जबकि NEFT का प्रबंधन NPCI के द्वारा किया जाता है। देखो सबसे पहले अब RBI और NPCI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो जानते होगे। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन पर। IMPS is available 24/7 whereas NEFT is available during NEFT business hours। यानी कि हिंदी में इसको पढ़ लिया जाए, IMPS 24/7 उपलब्ध है जबकि NEFT व्यवसायिक घंटों के दौरान NEFT उपलब्ध है। ठीक है, अब सी ऑप्शन पर चलते हैं। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे? NEFT इज अ रियल टाइम ट्रांसफर सिस्टम वेयर IMPS इज नॉट। यानी NEFT एक रियल टाइम ट्रांसफर सिस्टम है और जबकि IMPS नहीं है। या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? IMPS और NEFT में क्या डिफरेंस होता है, हमसे सिर्फ इतना पूछा है। ठीक है, तो देखो अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वो देखो ऑप्शन बी क्या कह रहा है? IMPS इज अवेलेबल 24/7 whereas NEFT is available during NEFT business hours। देखो मैं आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ही कि जो IMPS होता है ये गूगल पे, पेटीएम वगैरह होते हैं। ठीक है, देखो ये अब वही बात सच हो रही है कि देखो IMPS तो 24/7 अवेलेबल होता है। भाई देखो IMPS क्या है? गूगल पे और पेटीएम, इनसे तो हम लोग 24/7 पेमेंट कर सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। जबकि जो NEFT होता है, NEFT बताया ना बैंकिंग की तरफ से जो बैंकिंग वाले एप्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग NEFT। तो NEFT भाई सिंपल सी बात है, जितनी देर बैंक खुले रहेंगे, जितने वर्किंग आवर या बिजनेस आवर जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ये काम करते हैं, उसी टाइम पर ये वर्क करेंगे। ठीक है ना, उसी टाइम पर NEFT के जितने भी चीजें होती है, जितने भी एप्स होती है, ये सारी की सारी उसी टाइम पर वर्क करेंगी, सिर्फ उसके अलावा नहीं वर्क करती हैं। और IMPS 24/7 अवेलेबल होता है हमारे पास, हम जब चाहें उनसे तब पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है हमसे? द टर्म बिग आयरन वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का वर्णन करने के लिए बिग आयरन शब्द का प्रयोग किया गया था। हमसे ये पूछ रहा है कि जो ये शब्द है बिग आयरन, ये किस तरह के कंप्यूटर्स को डिनोट करने के लिए, किस तरह के कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया था। तो ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए पर्सनल कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर डी हाइब्रिड कंप्यूटर। तो किस तरह के कंप्यूटर्स को दिखाने के लिए इसका उपयोग किया गया था, उसका होगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को डिनोट करने के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक वर्ड निकाला जिसका नाम था बिग आयरन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 बोले तो आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब वाज ऑर्गेनाइज्ड। देखो लास्ट तक जो रुका होगा उसके लिए ये फायदा होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 1998,
बी 1996, सी 1994 या फिर डी 1990। हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वर्ल्ड वाइड वेब। देखो वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म है? WWW का। ठीक है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो हमसे यही बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब रखाई गई थी। ठीक है, किस ईयर में रखाई गई थी, हमसे ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन से ईयर में रखाई गई थी? करेक्ट आंसर होगा इसका सी 1994। ठीक है ना, 1994 पर सबसे पहली वर्ल्ड की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखाई गई थी वर्ल्ड वाइड वेब पर। ठीक है, चलो आज के वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आगे भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।